ईरान पर हमले के बाद एक सबसे बड़ा सवाल जो बना हुआ है वो है एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस के फ्यूचर पर, मिडिल ईस्ट के फ्यूचर पर। मिडिल ईस्ट किस तरह से बदलेगा, उसका क्या सूरत हाल होगा। और एक सवाल ये भी है कि एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस ईरान पर जो हमला हुआ है उसको रेजिस्ट कैसे कर रहा है, उस पर उसका रिएक्शन क्या आया है। रिएक्शन की जब बात होती है तो रशिया और चाइना के रिएक्शन पर भी बहुत चर्चा होती है। इस विषय पर आज हम बात करेंगे ओपी जिंदल ग्लोबल यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर मोहसिन रज़ा खान साहब से। कैसे हैं सर आप? बहुत बढ़िया सर, एक सवाल जो पूछा जा रहा है एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस के फ्यूचर पर, मिडिल ईस्ट के बदलते हुए सूरत हाल पर, क्योंकि जब ईरान पर हमला हुआ है तो वो पूरे मिडिल ईस्ट पर इम्पैक्ट डालने वाला है। तो सबसे पहले एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस पर बताइए कि उनकी क्या प्रतिक्रिया आई है और वो और आगे कैसे रिएक्ट कर सकते हैं, क्योंकि खामेनी की हत्या हो चुकी है सुप्रीम लीडर की। तो एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस के अगर 4 भाग देखे जाएं तो उन सब चारों की किस्मत अलग अलग होने वाली है। एक तो ऑलरेडी एक्टिव हो चुका है, यानी कि हुतीज, यमन में जो हुतीज हैं उनको ऑलरेडी एक्टिव कर दिया गया है। यानी कि ये गल्फ ऑफ एडन दिख रहा है आपको, इसमें कोई जहाज ना आने देंगे ना जाने देंगे, और कोई भी अमेरिकन जहाज होगा उस पर अटैक करेंगे इजरायली जहाज। तो यानी कि ये पूरा पैसेज वे बंद हो जाएगा। ये बहुत ही क्रिटिकल पैसेज वे है यूरोप तलक, एशिया से यूरोप तलक। अगर ये बंद होगा तो लोगों को पूरे अफ्रीका से घूम के आना पूरा पड़ेगा, सर्कमफ्रेंस करके उसका जाना पड़ेगा। उससे 4-5 गुना लंबा सफर हो जाएगा, कीमतें भी ज्यादा हो जाएंगी और इंश्योरेंस कॉस्ट भी ज्यादा हो जाएगी। तो इनको इन्होंने एक्टिव कर दिया। इन्होंने 1-2 मिसाइल्स भी मारी हैं इसराइल की तरफ। हाइपरसोनिक मिसाइल्स भी मारी थी, कुछ बीच में खबर आई थी। हाइपरसोनिक तो मेरे ख्याल से इनके पास नहीं है, बट जो बैलिस्टिक मिसाइल है वो मारते हैं। अच्छा। पर वो इसराइल ब्लॉक कर लेता है, उससे इतना खतरा नहीं है, पर शिपिंग को बहुत बड़ा खतरा है इससे। पर अब प्रॉब्लम ये है कि ईरान इसके बाद अब उनकी मदद नहीं कर पाएगा, जो सूरत हाल दिख रही है। अच्छा। ईरान की ताकत जो है वो पिछले 2.5 साल में धीमे धीमे खत्म कर दी गई है, इसराइल के द्वारा, अमेरिका के द्वारा, फिर सैंक्शंस के द्वारा। तो ईरान इस वक्त बहुत ही खस्ता हालत में, और अब इस आखिरी अटैक के बाद तो और भी ज्यादा हो जाएगा, तो उनकी मदद नहीं हो पाएगी। इनको कुछ ना कोई डील करना पड़ेगा, या तो सऊदी के साथ ये डील करेंगे या किसी और के साथ। अमीराती के साथ तो मुश्किल है, क्योंकि अमीराती के अलग एक पिट्ठू हैं यमन में जिनको अमीरात सपोर्ट करता है। सऊदी अरब वर्सेस यूएई भी अभी चला है। मैं थोड़ा सा मैप और कर देता हूँ। ऊपर तो हम आ जाएंगे इसराइल में और फिलिस्तीन में। बिल्कुल सही। हमास की बात हो जाएगी यहाँ पे, राइट। दूसरा जो प्रॉक्सी है वो है हमास। उसको काफ़ी हद तक ख़त्म कर दिया इसराइल ने, और अब उसको कोई मदद ईरान से भी नहीं पहुंच पा रही। पर वो ख़त्म नहीं हो सकता। वो इसलिए ख़त्म नहीं हो सकता कि इसराइल ने गाज़ा पे भी कब्ज़ा किया हुआ है और वेस्ट बैंक पे भी कर रहा है कब्ज़ा। तो जो लोग आप समझिए कि एक तरह से ग़ुलाम बना दिए गए हैं, वो कभी ना कभी विद्रोह करते रहेंगे। रोम में भी ऐसा ही हुआ है, इतिहास में ग्रीस में भी ऐसा ही हुआ है, और आपने देखा होगा कि साउथ अफ्रीका में भी अपार्थाइड के दौर में जो वहाँ के अफ्रीकन लोग थे वो करते रहते थे। इसी तरह से हमास कभी ख़त्म नहीं हो सकता, क्योंकि विद्रोह की भावना किसी भी गुलाम के दिल में रहती है। तो इसराइल उसको ख़त्म नहीं कर सकता, पर वो कमज़ोर ज़रूर हो गया है। तीसरा बचा लेबनान में हिजबुल्लाह मेरी राय में अब इतना कमज़ोर हो जाएगा और मदद नहीं मिल पाएगी कि हिजबुल्लाह एक पॉलिटिकल पार्टी बन जाएगा। ख़त्म तो नहीं होगा। अभी भी सर कुछ खबर आई कि लेबनान में भी हमले हो रहे हैं, लेकिन हिजबुल्लाह की तरफ से तो कोई स्ट्राइक बैक नहीं की गई, मतलब इन्होंने हमला नहीं किया गया। बहुत ही संगीन हमले हो रहे हैं। हाँ, उन्होंने 4 जगहों पे तो कम से कम कल हमले हुए हैं। पर वैसे ही हिजबुल्लाह कमज़ोर हो गया था, उसका मिलिट्री विंग। अब ऊपर से ईरान भी चूस गया, तो अब हिजबुल्लाह जो है मुझे नहीं लगता कि मिलिट्री पावर रहेगा। अब इसके बाद एक पॉलिटिकल पार्टी में तब्दील हो जाएगा। पॉलिटिकल पार्टी में इसलिए रह सकता है वो, क्योंकि वहाँ पे शिया जो तबका है लेबनान में, वो पॉपुलेशन का 25% है, वो तो जिंदा रहेगा। आप हर एक को तो मार नहीं सकते, तो उनको एक पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन चाहिए होगा। चौथा बचा इराक में शियाइट मिलिशिया, वो भी बहुत कमज़ोर हो जाएंगे ईरान के कमज़ोर होने से। इराक की कुछ शिया मिलिशिया ने अभी कहा है कि हम जो इराक में अमेरिकी सैन्य अड्डे उन पर हम हमले करेंगे, लेकिन अभी तक हुए नहीं इस तरह के हमले। किसी भी एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस की तरफ से कोई रेजिस्टेंस दिखा नहीं है। हुतीज की तरफ से दिखा है। हुती की तरफ से दिखा है। जी, मिसाइल भी दागी है। कहाँ? इसराइल की तरफ और शिपिंग भी रोकी है। अच्छा। तो ये मिलिशियाज का फ्यूचर बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है 2 वजहों से। एक तो ईरान की मदद इनको कम होगी। अब ये थे तादाद में बहुत ज़्यादा और ताकतवर भी थे, और इनका इराक की जो पॉलिटिक्स थी, इराक तकरीबन 55% शिया है पॉपुलेशन में, और तो इनका काफ़ी दबदबा भी था। और कुछ शिया सेक्युलर लीडर भी हैं इराक में, उनकी ताकत अब बढ़ जाएगी। ईरान की ताकत अब घट जाएगी और इन मिलिशियाज की ताकत घट जाएगी।
अब ये मिलिशियस करेंगे क्या, क्योंकि अनएम्प्लॉयड लोग हैं और हथियार हैं, कुछ ना कुछ तो करेंगे। तो कहीं ऐसा नहीं हो कि ये लॉलेस बन जाए और एक लॉलेसनेस फैलना शुरू हो जाए इराक में। अभी ट्रंप ने धमकी भी दी थी ना, कोई लीडर हैं जो इसके लिए खड़े होने वाले हैं पार्लियामेंट इलेक्शन के लिए, तो ट्रंप ने बोल दिया था कि अगर वो जीते तो हम अपनी मदद बंद कर देंगे। नूरी अल-मालिकी, नूरी अल-मालिकी, राइट, बिल्कुल सही। वो पुराने प्राइम मिनिस्टर रह चुके हैं इराक के। हाँ, तो वो प्रो ईरान थे, प्रो ईरान माना जाता है। अब वो इसलिए प्रो ईरान थे कि ईरान का इन्फ्लुएंस बहुत ज़्यादा था, उससे बचना भी मुश्किल था। ईरान के पैसे भी थे, ईरान के जो रिलीजियस लीडर हैं मुल्ला, वो भी पावरफुल थे, तो उनका बचना मुश्किल था। ऐसा नहीं था कि नूरी अल-मालिकी कोई ख़ास किस्म के वफादार थे, पर पॉलिटिकल सिचुएशन ऐसी थी कि उनको वफादार बनना पड़ता था। अच्छा सर, सीरिया इसमें स्किप हो रहा है क्या? बशर अल असद के बाद सीरिया ख़त्म हो गया, ईरान का कोई इन्फ्लुएंस बचा नहीं है वहाँ पे? ईरान का इन्फ्लुएंस वैसे ही ख़त्म हो गया था, और अब तो ज़ीरो ही है समझिए, क्योंकि एक तो इसमें अहमद अल शर्रा की जो सरकार आई यहाँ पे, दो नाम है ना उनके, अहमद जो अल जोलानी भी कहते हैं और अहमद अल शर्रा। अल जोलानी उनका लक़ब था जब वो फाइटर थे, ओके, क्योंकि उनका वो आता था गोलान हाइट से, वो गोलान हाइट से थी उनकी फैमिली। हाँ, तो गोलान से जोलान, जोलानी, गोलानी। पर जब उन्होंने वो गिव अप कर दिया हिज़्ब उत-तहरीर, तो उन्होंने फिर अपना नॉर्मल जो उनका पुराना नाम था अहमद शर्रा, उस नाम से अब वो जाने जाते हैं। तो सीरिया में शर्रा की सरकार ताकतवर होती गई है, उसकी कई वजहें। एक तो सऊदी, कतरी और तुर्की तीनों उनको सपोर्ट करते थे। उन तीनों ने अमेरिका को भी कन्विंस कर दिया उनको सपोर्ट करने के लिए। इससे अमेरिका ने कुर्दों के ऊपर से हाथ हटा लिया। तो नेतन्याहू और इजराइल तो चाहते थे कि सीरिया बटा रहे। नेतन्याहू का ये गोल होता है कि हर जो इजराइल के खिलाफ मुल्क है वो नष्ट ही नहीं हो जाए, तबाही नहीं हो जाए और सरकार ही नहीं बदल जाए, बल्कि वो बिखर जाए। तो वो द्रूज को भी यहाँ पे सपोर्ट कर रहे थे कि तुम अलग हो जाओ, कुर्द को भी और अलावाइट्स को भी। पर अब हल्के हल्के उन सब को कंट्रोल में ले आए हैं अहमद अल शर्रा। कुर्द को भी ले आए क्योंकि अमेरिका का हाथ हट गया। अलावाइट्स तो पहले ही उनके ऊपर किसी की शनाख्त नहीं थी, वो कुछ ईरान की तरफ देखते थे, पर वो भी अब ख़त्म हो गया। अब बचे सिर्फ द्रूज, तो हल्के हल्के द्रूज भी मानेंगे क्योंकि उनकी तादाद इतनी है नहीं। और सीरिया जो है वो एक कंट्री हो जाएगा, सिवाय इसके कि जो इलाका इजराइल ने कब्जा कर लिया है वो मुश्किल है छुड़ाना, क्योंकि इजराइल के इतने करीबी ताल्लुकात हैं अमेरिका से, इजराइल लॉबी की वजह से। अच्छा सर, आपने कुर्द का नाम लिया। कल प्राइम मिनिस्टर नेतन्याहू का जो हिब्रू ज़बान में भाषण दिया गया था उसमें कुर्द का और बलोच लोगों का भी नाम लिया गया, तो इनकी क्या भूमिका हो सकती है रिजीम चेंज करने में? क्योंकि अब अटैक तो हो गया है और अभी 2025 के बाद ये अभी प्रोटेस्ट के वक्त भी जब हमला हुआ था तो यही कहा जा रहा था ना कि कोऑर्डिनेशन नहीं हो पाया। जो कॉम्प्रोमाइज लोग हैं यहाँ पे जिन्होंने दंगे भड़काए हैं, है ना, वो कोऑर्डिनेशन नहीं बन पाया और उस वजह से रिजीम चेंज सक्सेसफुली नहीं हो पाया। तो अब कुर्द और बलोच जितने भी वहाँ पे माइनॉरिटीज़ हैं उनका क्या हो सकता है, रवैया हो सकता है? तो ये माइनॉरिटीज़ जो थे ना, ये पहले इतने अलग नहीं थे, पर पिछले 45 साल का जो इस्लामी गवर्नमेंट रही है उसमें ये रिलीजियस और एथनिक डिफरेंसेस ज़्यादा हो गए हैं। मैं आपको एक बार बताऊं, अगर किसी भी मुल्क में लोगों को मज़हब के खिलाफ करना है, धर्म के खिलाफ, तो वहाँ एक धार्मिक सरकार ले आओ, वहाँ एक मजहबी सरकार ले आओ, लोग अपने आप खिलाफ हो जाते हैं। क्योंकि धार्मिक सरकार जो होती है, मजहबी सरकार जो होती है, वो लोगों पे कई चीज़ें पाबंदा कर देती है। जैसे कि आपको वो कहेगी कि ये करो, वो करो, हिजाब करो, ये करो, तो लोग अपने आप खिलाफ हो जाते हैं। तो इसी तरह से ईरान की बहुत सारी पब्लिक जो है वो खिलाफ है, जो माइनॉरिटीज़ हैं, यानी अज़री जो इस इलाके में है, और अज़रबैजान दूसरी तरफ, वो तो बल्कि इजराइल का एलाई है, बहुत करीबी। आपने अज़रबैजान की बात की, यहीं से आ रहे थे अज़रबैजान से? 2023 में इब्राहिम रईसी जो राष्ट्रपति थे, तो उस वक्त कहा गया था कि इनके हेलीकॉप्टर में वहीं से छेड़छाड़ हुई है क्योंकि मौसाद के एजेंट अज़रबैजान में बहुत रहते हैं। इसराइल के इससे दोस्ताना संबंध है अज़रबैजान से? बहुत दोस्ताना संबंध है, और हथियार का भी वो हिंदुस्तान के साथ साथ नंबर 1 ग्राहक है इस वक्त इसराइल की हथियारों का। तो अज़री और फिर ये मार्श अरब, ये इराक के पास जो इलाका है इसमें, और फिर बलोची जो यहाँ ईस्ट में है, और फिर चौथे कुर्द हुए पहाड़ों में। वो नाखुश हैं, पर नेतन्याहू उनको भड़का रहे हैं और बढ़ावा दे रहे हैं और मदद भी कर रहे हैं। वो चाहते हैं कि ये सब अलग हो जाए ईरान से, ताकि ईरान और कमज़ोर हो जाए, अलग अलग हिस्सों में बढ़ जाए ईरान और बिखर जाए, और ताकि कोई और भी सरकार अगर आए कभी ईरान में तो वो बिल्कुल नाकामयाब हो। सर, एक सवाल रशिया और चाइना का भी छूट रहा है, मतलब ख़ास तौर पे पहले मैं चाइना की बात करना चाहता हूँ
ईरान जो सस्टेन कर रहा था वो मेनली चाइना की वजह से ही कर रहा था, क्योंकि दुनिया में सैंक्शन की वजह से कोई उनसे तेल नहीं खरीदता था, चाइना ही अकेले खरीदता था तेल। तो अब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज भी बंद करने की बात कही जा रही है, तो चाइना का जो तेल है वो तो वहाँ चला जाएगा। और चाइना की कोई बहुत ज़्यादा कठोर प्रतिक्रिया नहीं आई है, मतलब ईरान पे जो अटैक हुआ है। तो इसका क्या रोल हो सकता है चाइना और रशिया का? देखिए, दो तीन चीज़ें हैं। रशिया तो पूरी तरह से यूक्रेन में चुस चुका है, क्योंकि रशिया अपनी मदद नहीं कर पा रहा, इनकी क्या करेगा। इसीलिए आपने देखा कि रशिया मिडिल ईस्ट से गायब हो गया, ना सीरिया में कुछ कर पाया, ना यहाँ, ना आर्मेनिया अजरबैजान की जंग में कर पाया, बल्कि सेंट्रल एशिया से ही गायब हो गया रशिया। सेंट्रल एशिया अब एक चाइनीज बैकयार्ड बन गया है, चाइना पूरा घुस गया है सेंट्रल एशिया में। जो एक रशियन बैकयार्ड होता था वो खत्म हो चुका। तो रशिया को तो आप साइड से हटा ही दीजिए, अब बचा चाइना। चाइना की ताकत है, वो कर सकता है, पर वो नहीं करता कभी भी इंटरफेयर, क्योंकि उसका सारा अटेंशन जो है वो अपने समुद्री तट और अपनी बाउंड्रीज पे रहता है। वो उनको पहले हैंडल करना चाहता है, चाहे वो ताइवान हो, चाहे वो कुछ हो। उसको लगता है कि बाहर कमिटमेंट्स करेंगे तो फंसेंगे और हमारी ताकत उसमें ख़त्म हो जाएगी। इसीलिए चाइना के बाहर कोई बेस नहीं है जिबूती के अलावा, वो बाहर बेस ही नहीं खोलना चाहते।